नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे आस्था के सबसे बड़े केंद्र अयोध्या राम मंदिर के दान पात्रों पर लगी सेंध की, उत्तर प्रदेश की राजनीति में फूटे परमाणु बम की, और आज खबरें अब तक में हम बात करेंगे पंजाब के रण क्षेत्र की, और आखिर में बात होगी लखनऊ में पकड़े गए फर्जी आईपीएस अधिकारी की। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 16 महीने के बाद ट्रंप से मिले मोदी, G7 समिट में दोनों ने 5 मिनट की बात। समाजवादी पार्टी में होगी बड़ी टूट, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री का बड़ा दावा। राहुल गांधी ने किया कोटा का दौरा, छात्रों से किया संवाद। दिल्ली के राशिद हत्याकांड का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। किसानों ने बिदादी टाउनशिप मामले में राहुल गांधी को लिखा पत्र, की दखल देने की मांग। उद्धव सेना में टूट पक्की, 6 बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को सौंपी चिट्ठी। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, बीएसपी चीफ मायावती ने ओबीसी लीडर्स के साथ की बैठक। लेबनान में इजरायली ड्रोन अटैक में 4 लोगों की मौत, कई घायल। सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट, 1,50,000 रुपए पर 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड। लगातार चौथे दिन उछला शेयर बाजार, सेंसेक्स 200 अंकों पर, निफ्टी 24,000 के पार। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, और सबसे पहले बात करते हैं आज के पहले मुद्दे के बारे में। जिस राम मंदिर के लिए करोड़ों हिंदुओं ने 500 साल तक अपना खून पसीना बहाया, श्रद्धा से अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उसी रामलला के दरबार से आस्था को शर्मसार करने वाली एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जी हां, राम मंदिर के दान पात्रों से करोड़ों रुपए की कथित चोरी और वित्तीय हेराफेरी के आरोपों के बाद अयोध्या में हड़कंप मच गया है। स्पेशल टीम बनाई गई है जो राम जन्मभूमि परिसर में डेरा डाले हुए है। दिन रात एक एक कर सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हुए और दान पात्रों की चीर फाड़ करते हुए जांच टीम ने अब तक कुल 19 घंटे की महापड़ताल की है। करोड़ों भक्तों की आंखें इस वक्त अयोध्या पर टिकी हैं कि आखिर रामलला के खजाने पर डाका डालने वाला वो सफेद पोश गुनहगार आखिर है कौन। दरअसल एसआईटी की 3 सदस्यीय टीम बीते दिनों से अयोध्या नगरी में जमी हुई है। 15 जून की दोपहर ठीक 2:50 पर एसआईटी की टीम ने राम मंदिर परिसर में कदम रखा तो वहां मौजूद अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। पहले दिन टीम लगातार 8 घंटे तक चप्पे चप्पे को खंगाला और 43 लोगों से कड़ी पूछताछ की। इसके बाद भी टीम की प्यास नहीं बुझी तो दूसरे दिन मंगलवार सुबह 11 बजे टीम दोबारा परिसर में दाखिल हुई और रात के 11 बजे तक पूरे 11 घंटे तक मैराथन जांच की। इन 2 दिनों के भीतर कुल 19 घंटे तक मंदिर परिसर के भीतर रहकर जांच टीम ने दान पास से निकाले गई गड्डियां बनाने और पैसों को गिनने की पूरी व्यवस्था को खुद अपनी आंखों से परखते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान राम मंदिर के ट्रस्ट के महासचिव और विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राय भी वहां मौजूद रहे। शाम 5 बजे यात्री सुविधा केंद्र के दान पात्र पर स्थलीय निरीक्षण किया गया। एसआईटी ने चढ़ावा रूम का सीसीटीवी डेटा करीब 1 दर्जन पेन ड्राइव जब्त कर ली। अब उन पूर्व कर्मचारियों का डेटा निकाला जा रहा है जो पहले इस व्यवस्था में शामिल थे। उनमें से भी कड़ाई से पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें, अब तक की जांच में जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ वो ये कि दान व्यवस्था से जुड़े 9 ऐसे कर्मचारी रडार पर आए जिन्होंने हाल ही में अचानक बेहद महंगे स्मार्टफोन और चमचमाती गाड़ियां खरीदी हैं। इन कर्मचारियों की अचानक बदली लाइफ स्टाइल ने एसआईटी के कान खड़े कर दिए हैं। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों को भी तलब किया गया है और उनके कामकाज व दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है। आज तीसरे दिन भी बैंक कर्मचारियों और दान की गणना करने वाले संदिग्ध कर्मचारियों को राम मंदिर परिसर के यात्री निवास में बुलाकर तीखे सवाल जवाब किए गए। वहीं इस पूरे विवाद के बीच पुलिस के पास 3 बड़ी लिखित शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। पहली शिकायत राम आंदोलन के फायर ब्रांड नेता संतोष दुबे ने दर्ज कराई, जिसमें चढ़ावे के साथ साथ कीमती शिलाएं चोरी होने का सनसनीखेज आरोप भी लगा।
दूसरी शिकायत उत्तर प्रदेश करणी सेना के प्रमुख अभिनव सिंह और तीसरी शिकायत बूथ कांग्रेस की ओर से आई है। इन शिकायतों में दावा किया गया है कि मंदिर के चढ़ावे से बड़ी मात्रा में सोना, चांदी और आभूषण गायब किए गए हैं और ट्रस्ट के पदाधिकारियों व कर्मचारियों ने मिलकर 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की हेराफेरी की है। इन शिकायतों के आधार पर इस कथित घोटाले के 6 मुख्य किरदार सामने आ चुके हैं, जिसमें लवकुश मिश्रा ये कैश गणना टीम का सदस्य है, जिसके घर से 5 लाख रुपए कैश बरामद होने की चर्चा तेज है। अनुकल्प मिश्रा ये गणना टीम का हेड है और ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी अनिल मिश्रा का भतीजा बताया जा रहा है। इसने हाल ही में 65 लाख रुपए का मकान खरीदा है, जो जांच के दायरे में आया है। रामशंकर यादव और टिन्नू यादव ये राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का पूर्व ड्राइवर और बेहद करीबी बताया जा रहा है, जो बैंक मैनेजमेंट पे काम देखता था। मनीष यादव ये टिन्नू यादव का सगा भतीजा है और मंदिर परिषद में काम करता था। करुण ये भी कैश गिनती टीम से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसकी संपत्ति में अचानक रहस्यमय उछाल देखा गया। अवनीश मिश्रा ये प्रबंधन और गिनती की पूरी प्रक्रिया में गहराई से शामिल रहा है। इन सभी के खिलाफ शिकायतों में पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने और तुरंत गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। भक्तों में इस बात को लेकर भी भारी गुस्सा है कि 2 करोड़ रुपए की रिकवरी की चर्चाएं और 3 शिकायतों के बावजूद अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। वहीं इस पूरे मामले में केंद्र में आए 51 वर्षीय रमाशंकर टिन्नू यादव ने आखिरकार कैमरे के सामने आकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने इसे पूरी तरह निराधार और झूठा बताया है। टिन्नू ने भावुक होते हुए मुझे चंपत राय जी की करीबी होने के कारण जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। वहीं 50 करोड़ की संपत्ति और आलीशान होटल रेस्टोरेंट के दावों पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा, मेरा कोई होटल नहीं है, मैं संगठन के काम के साथ साइड में ऑटो चलाता था। ऑटो की आमदनी और संगठन से मिलने वाले मानधन को जोड़कर मैंने घर बनाया था। सुनिए रमा शंकर और टिन्नू यादव ने क्या कुछ कहा। बंधुओं सादर जय श्री राम। मेरा नाम रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू। मैं अयोध्या स्वर्ग द्वार मोहल्ले में जन्म हुआ। हमारा जन्म तिथि हमारी है 51 वर्ष और मैं 1988 में ओटीसी किया। 93 में विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा, राम जन्मभूमि न्यास से, इसी में कार्य करते रहे। 2019 में जब निर्णय आया जन्मभूमि का, उसके बाद हमें यहाँ जनकार सेवकपुरम से मंदिर परिषद में लगा दिए सेवा कार्य में, वहां कार्य करते रहे। जो हमारे ऊपर सोशल मीडिया के कारण आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब निराधार हैं, ये गलत है। हमारे मकान के बारे में जो दिखाया जा रहा है वो भी गलत है। बंधुओं, जो हमारे जमीन के बारे में बताया जा रहा 50 करोड़ रुपए, वो 2008 में हमने बैनामा कराया था और 2015-16 में हमने इसको निर्माण कराया। 2019 फैसला आने के बाद LNT जियो आई, उसको आवास की जरूरत थी। हमारा आवास खाली था, मैंने उनको रेंट पे दे दिया और वो रेंट पे रहा उनके साथ LNT जियो। बंधुओं, मैं यह विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया इसके बारे में बता रहा हूँ। मैं संगठन का कार्य करते समय साइड से अपना ऑटो का कार्य भी करता था। ऑटो से 2 पैसा हमको प्राप्त होते थे। संगठन में जो हम कार्य करते थे उसको हमको मानधन मिलता था। ऑटो से जो हमको इनकम होती थी वो सब पैसा मैं इकट्ठा करके 2008 में हमने ये जमीन खरीदा। 2015-16 में हमने उस भवन का निर्माण कराया। 2019 में निर्णय आने के पहले हमारा मकान बन के तैयार हो गया था। 2020 में LNT जियो आई फाइलिंग करने के लिए, उसको आवास की जरूरत थी। मेरी उनकी बात हुई, संजय सर उसमें थे, साजन थे, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा LNT जियो को एक आवास की जरूरत है, 10-8 कमरे की। LNT जियो को हमने उसको रेंट पे दिया। इसी धीरे धीरे वो 1 साल तक उसमें वो रहे। यही सब हमारा आमदनी का जरिया था। आज हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं 50 करोड़ की संपत्ति, वो सब निराधार है। जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं लोग 50 करोड़ की संपत्ति है, वो तो भगवान जान रहे हैं सारा। इन लोगों को सफाई देने का क्या मतलब है हमारा, कि भगवान इनका निर्णय करेंगे। जय श्री।
इतना ही नहीं, इस महाघोटाले के सामने आ जाने के पीछे ट्रस्ट की अंदरूनी कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया था, जिसमें 15 सदस्य शामिल थे। नियम के मुताबिक सबके दायित्व तय थे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद से केवल 3 से 4 सदस्य ही पूरी तरह सक्रिय रहे, जबकि बाकी सदस्य बीमारी या अन्य कारणों से सिर्फ वर्चुअल बैठकों तक सीमित रहे। यही वजह है कि जब गबन का मामला खुला तो उंगलियां सीधे उन्हीं कुछ सक्रिय चेहरों पर उठ रही हैं। हालांकि आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जब राम मंदिर ट्रस्ट विवादों में आया है। इससे पहले साल 2021 और 22 में भी 208 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण को लेकर भारी बवाल हुआ था। तब आरोप लगा था कि सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी नामक व्यक्तियों ने जो जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी थी, उसे महज कुछ ही मिनटों बाद ट्रस्ट को 18 करोड़ 50 लाख रुपए में बेच दिया गया। वहीं अयोध्या के तत्कालीन मेयर के एक रिश्तेदार ने भी 20 लाख की जमीन को 2.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया था। हालांकि जब ट्रस्ट के इन आरोपों को सिरे से खारिज किया गया, लेकिन इस बार सीधे दानपात्र में सेंधमारी ने पुराने घाव को हरा कर दिया है। दूसरी तरफ इस मामले ने एक भीषण राजनीतिक रूप अख्तियार कर लिया है। पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस घपले पर एक बेहद विस्फोटक बयान देकर अपनी ही सरकार और ट्रस्ट को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है, बिना आग के धुआं नहीं निकलता, जो धुआं उठ रहा है उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर है। अगर राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो सरकार को इसे बेहद गंभीरता से लेना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस ने एसआईटी की निष्पक्षता पर ही अविश्वास जताते हुए इसे पूरे महाघोटाले की जांच सीधे हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग कर डाली है। वहीं देश भर के धर्मगुरुओं और संतों ने चिंता जताते हुए मांग की है कि ट्रस्ट में केवल ऐसे परम धार्मिक लोगों को ही जगह मिलनी चाहिए जिनके मन में ईश्वर और पाप का सच्चा वह हो। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी इसे अत्यंत गंभीर मामला बताते हुए कहा है कि रामलला के चढ़ावे की चोरी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। आपको बता दें, इस पूरे महाविवाद और भारी उठापटक के बावजूद देश विदेश से आने वाले भक्तों की आस्था अडिग है। मंदिर में चल रही जांच के बीच भी भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है और रामलला के चरणों में चढ़ावा लगातार आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक वर्तमान में भी हर दिन लगभग 18 से 20 लाख रुपए नगद चढ़ावे के रूप में मिल रहे हैं। प्रतिदिन इस धनराशि की गिनती कर इसे भारतीय स्टेट बैंक की निर्धारित शाखा में जमा कराया जा रहा है और बीते 10 दिनों के भीतर ही लगभग 2 करोड़ रुपए जमा होने की पुख्ता चर्चा है। हालांकि शुरुआती दिनों में ये गिनती हफ्ते में एक बार होती थी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब भीड़ बढ़ी तो दान पात्र बढ़ाए गए और बैंक के 14 कर्मचारियों के साथ साथ टीसीएस जैसी बाहरी एजेंसी के कर्मचारियों को भी इस काम में तैनात किया गया। अब तीसरे दिन की जांच में एसआईटी ने इसी कैश काउंटिंग टीम और टीसीएस के कर्मचारियों को आमने सामने बिठाकर सच उगलने की कोशिश की है, या यूं कहें सच बुलवाने की कोशिश की है। जाहिर है, राम के नाम पर पत्थर भी तैर गए थे, लेकिन आज राम के नाम पर आए दान पर ही कुछ इंसानों की नीयत डोल गई है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्र में हुआ ये दान गबन का मामला सिर्फ पैसों की हेराफेरी नहीं, बल्कि देश की आत्मा पर चोट है। एक तरफ जहां संदिग्ध खुद को पाक साफ बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एसआईटी की पेन ड्राइव में कैद सीसीटीवी फुटेज और बैंक के दस्तावेज किसी बड़े तूफान का इशारा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या एसआईटी इस पवित्र परिसर को कलंकित होने वाले चेहरों को बेनकाब कर पाएगी, या फिर यह मामला भी फाइलों के ढेर में दब कर रह जाएगा। अयोध्या से लेकर दिल्ली तक हर कोई बस इसी इंतजार में है कि कब कानून का चाबुक चलेगा और कब रामलला के खजाने की पाई पाई का हिसाब देश के सामने आएगा। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के सियासी दंगल में मची भगदड़ के बीच अब देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से एक ऐसा राजनीतिक परमाणु बम फूटा है जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के गलियारों में तहलका मचा दिया है। जी हां, योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने
सीना ठोक कर एक ऐसा दावा कर दिया है जिससे समाजवादी पार्टी के खेमे में भूचाल आ गया है। राजभर का कहना है कि महाराष्ट्र और बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश की पूरी समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए घुटने टेके बैठी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई 2027 के महामुकाबले से पहले अखिलेश यादव का साइकिल साम्राज्य बिखरने वाला है, या फिर ये सिर्फ चुनावी मौसम का सबसे बड़ा सियासी शिगुफा है। आइए जानते हैं इस महादावे के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी। अपने तीखे और बेबाक बयानों के लिए मशहूर ओपी राजभर ने इस बार सीधी समाजवादी पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले प्रोफेसर राम गोपाल यादव को निशाने पर ले लिया है। राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट करते हुए और कैमरे के सामने आकर दावा किया कि राम गोपाल यादव ने देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और उन्हें एक सीक्रेट चिट्ठी सौंपी है। राजभर ने चुटकी लेते हुए कहा, राम गोपाल जी ने अमित शाह जी को जो चिट्ठी दी है उसमें सपा के उन सांसदों और विधायकों की पूरी लिस्ट है जो भारतीय जनता पार्टी में आने को बेताब है। जब राजभर ने उन नेताओं के नाम पूछे गए तो उन्होंने रहस्यमय अंदाज में कहा कि अगर अभी ही नाम बता दूंगा तो सारा काम बेकार हो जाएगा, बस थोड़े दिन और इंतजार करिए। वहीं सवाल उठ रहे हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी में क्यों जाना चाहते हैं। तो उसका जवाब देते हुए ओपी राजभर ने सपा सरकार के कार्यकाल में हुए कथित घोटाले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि खनन घोटाला, गोमती रिवर फ्रंट घोटाला का मास्टरमाइंड कौन है, ये बात बच्चा और पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। अब जब सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का शिकंजा कस रहा है तो सपा नेतृत्व की बेचैनी सातवें आसमान पर पहुंच चुकी है। अपने दावे को मजबूती देने के लिए राजभर ने उत्तर प्रदेश के बाहर चल रही राजनीतिक उठापटक का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि देश में इस समय जोड़ तोड़ की भयंकर सियासत चल रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी ने कम से कम 20 सांसद बगावत का बिगुल फूंक चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के 9 में से 6 सांसदों के टूटने और पाला बदलने की कयात लगाई जा रही है। जब हर जगह विपक्ष बिखर रहा है तो उत्तर प्रदेश में 100% समाजवादी पार्टी टूटने जा रही है। वहीं राजभर के इस विस्फोटक बयान के बाद समाजवादी पार्टी में भी उबाल आ गया। सपा के तेज तर्रार प्रवक्ता सुनील साजन ने राजभर के दावों की धज्जियां उड़ाते हुए उन पर तीखा पलटवार किया है। सुनील साजन ने कहा, लोकसभा चुनाव 2024 में करारी शिकस्त झेलने के बाद भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल पूरी तरह से बौखला गए हैं। ओम प्रकाश राजभर केवल मीडिया में बने रहने और अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए इस तरह की बकवास और बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं। आपको बता दें, ये कोई पहली बार नहीं जब राजभर और अखिलेश यादव के बीच इस तरह की तलवारें खिंची हों। इससे पहले भी राजभर ने अखिलेश यादव के विदेशी दौरे को लेकर सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखकर भारी सुर्खियां बटोरी थी। राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा था कि अगर उन्हें घूमने का इतना ही शौक था तो लंदन और पेरिस की ठंडी हवाएं खाने की बजाय उन्हें उत्तर प्रदेश के अपने धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल जैसे काशी, अयोध्या, मथुरा, नैमिषारण, मां विंध्यवासिनी धाम जाना चाहिए था। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सियासत खेला होने की जगह ये क्रोनोलॉजी बेहद दिलचस्प हो चुकी है। एक तरफ जहां ओपी राजभर सीना ठोक कर ये दावा कर रहे हैं कि समूची सपा का भगवाकरण होने वाला है और राम गोपाल यादव की सीक्रेट चिट्ठी अमित शाह के टेबल पर पहुंच चुकी है, तो दूसरी तरफ सपा इसे अपनी दुकान बचाने के लिए की जा रही राजभर की छटापटक या ऊटापटक बता रहे हैं। हालांकि कहते हैं कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और इतिहास गवाह है कि यहाँ कब कौन सा दोस्त दुश्मन बन जाए और कौन सी पार्टी टूट जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब देखना यह होगा कि राजभर के इस दावे में वाकई कोई अंदरूनी सच्चाई छिपी है या फिर ये 2027 के चुनाव से पहले विपक्ष का मनोबल तोड़ने के लिए छोड़ा गया एक सियासी पटाखा भर है। फिलहाल लखनऊ के नवाबों के शहर में शुरू हुई ये जंग अब किस करवट बैठेगी, इस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद अब देश का सबसे बड़ा चुनावी अखाड़ा बनने जा रहा है वीरों की भूमि पंजाब।
जी हां, राजनीतिक गलियारों से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जो विधानसभा चुनाव साल 2027 की शुरुआत में होने वाले हैं, वो अब समय से पहले इसी साल नवंबर में ही कराए जा सकते हैं। इस समय से पहले होने वाले महामुकाबले की भनक लगते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग बुलाकर पंजाब फतेह करने का एक ऐसा सीक्रेट और आक्रामक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिससे विरोधियों की रातों की नींद उड़ गई है। शिरोमणि अकाली दल का साथ छूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह किसी के आगे नहीं झुकेगी और पंजाब की सभी 117 सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़कर सरकार बनाएगी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल का दूसरा सबसे मजबूत गढ़ ढहने वाला है या कांग्रेस की वापसी होगी। आइए जानते हैं इस पूरे महादंगल की पूरी इनसाइड स्टोरी। सियासी हलकों में चल रही फुसफुसाहट के मुताबिक पंजाब और उत्तराखंड में फरवरी मार्च 2027 के बजाय इसी साल नवंबर में ही चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। इस जल्दबाजी के पीछे दो बेहद महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कारण बताए जा रहे हैं। पहला, उत्तराखंड में 14 जनवरी से शुरू होने वाला भव्य कुंभ मेला और दूसरा, उसी समय देश में शुरू होने वाला राष्ट्रीय जनगणना का दूसरा चरण। इन दो बड़े आयोजनों के कारण प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित ना हो, इसीलिए चुनाव को समय से पहले खींचने की पूरी तैयारी है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तक सभी ने अपनी रणनीतियों को तेज कर दिया है। जाहिर है, पश्चिम बंगाल के चुनावों में मिली बम्पर जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला सातवें आसमान पर पहुंच गया है। पंजाब जैसे सिख बहुल और सीमावर्ती राज्य में पैर पसारने के लिए अमित शाह ने खुद कमान संभाल ली है। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह पंजाब में एक बहुत बड़ी और आक्रामक राजनीतिक यात्रा निकालने की तैयारी कर रही हैं। इस यात्रा के केंद्र में पंजाब के दो सबसे दुखद और संवेदनशील मुद्दे हैं। पहली, राज्य की पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था और दूसरा, पंजाब की जवानी को खोखला कर रहा नशा। ऐसे में अमित शाह खुद चुनाव होने तक हर महीने पंजाब का तूफानी दौरा करेंगे और जमीनी स्तर पर संगठन का काम देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति को धार देने के लिए हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली के कई कद्दावर नेताओं को अभी से पंजाब के चुनावी मैदान में उतारने का पूरा प्लान कर लिया गया है। आपको बता दें, अमित शाह की चुनावी मशीनरी हमेशा माइक्रो लेवल मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है और पंजाब के लिए भी ये चक्रव्यूह रचा गया है। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के अनुसार पार्टी ने पंजाब की 117 सीटों में से 40 सीटों को पूरी तरह से लॉक कर दिया है। ये सीटें वो हैं जहां हिंदू मतदाताओं की आबादी ज़्यादा है और भारतीय जनता पार्टी इन्हें अपने लिए सबसे आसान मान रही है। इसी के साथ ही सिखों का दिल जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दांव खेला है। पंजाब बीजेपी की कमान एक जट सिख चेहरे को सौंप दी गई है और सिखों तक सीधे पहुंचने के लिए पार्टी ने धार्मिक मामलों पर मोर्चा खोल दिया है। पंजाब के सीमावर्ती जिलों में पाकिस्तान की तरफ से आ रहे ड्रोन और नशे के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ठीक उसी तरह उठाने जा रही है जैसे उसने पश्चिम बंगाल में बॉर्डर पार की समस्याओं को उठाया था। वहीं दूसरी तरफ चुनाव समय से पहले होने की आहट मिलते ही ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने आनंद फानन में अजय मकान की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बना दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पंजाब की स्थिति पर नजर रखने के लिए अजय माखन, मीनाक्षी नटराजन और भजन लाल जाटव को बतौर ऑब्जर्वर नियुक्त किया है, जबकि संगठन में तुरंत बदलाव किया जा रहा है। कांग्रेस किसी भी कीमत पर पंजाब को दोबारा जीतकर अपनी खोई हुई साख वापस करना चाहती है। दूसरी तरफ दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद आम आदमी पार्टी के लिए राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए अपना दूसरा गढ़ पंजाब बचाना जिंदगी और मौत का सवाल बन गया है। देखा जाए तो पंजाब की इस पवित्र और राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील धरती पर त्रिकोणीय मुकाबले का ऐसा बारूद इकट्ठा हो चुका है जिसमें नवंबर के महीने में भयंकर विस्फोट होना तय है। एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल अपनी साख बचाने के लिए वाहे गुरु की शरण में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपने पुराने किले को वापस हथियाने के लिए तड़प रही है। लेकिन इन सब के बीच अमित शाह के चाणक्य नीति वाले चक्रव्यूह और नवनीत सिंह
बिट्टू जैसे आक्रामक चेहरों के दम पर बीजेपी को वो इतिहास रचने की फिराक में है जो पहले कई दशकों में नहीं कर पाई। अब देखना यह होगा कि पंजाब की जनता इस बार किस पार्टी की पतंग उड़ाती है और किसके धागे काटती है। चंडीगढ़ के सिंहासन पर कौन बैठेगा, इसका फैसला अब बहुत ही दूर नहीं है। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। लखनऊ के नवाबों के शहर से जालसाजी, हैकड़ी और कॉमेडी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी अपना सिर पकड़ लेंगे। जी हां, महानगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ऐसे युवक को दबोचा है जो खुद को फर्जी आईपीएस अधिकारी बताकर पूरे इलाके में अपना खौफ पैदा कर रहा था। हद तो तब हो गई जब इस फर्जी साहब ने असली खाकी वर्दी वालों को ही अपनी औकात दिखाने की कोशिश की और उन्हें मौके पर सलूट ठोकने का फरमान सुना दिया। लेकिन अफसोस, इस फर्जी सिंघम की पूरी सल्तनत महज 40 रुपए के वन मक्खन के चक्कर में ताश के पत्तों की तरह ढह गई। दरअसल मामले लखनऊ के महानगर स्थित गोल मार्केट चौराहे का बताया गया। यहाँ बीरू गुप्ता नाम के एक सीधे साधे दुकानदार की चाय बन की दुकान है। 13 जून की रात एक रौवीला शख्स दुकान पर आता है, बड़े चाव से 40 रुपए का बन, मक्खन और चाय पीता है। लेकिन जब दुकानदार वीरू उससे पैसे मांगता है तो उसे शख्स की आंखें तान गईं। उसने जेब से पैसे निकालने के बजाय रौब से अपनी छाती चौड़ी की और कहा, जानते नहीं मैं कौन हूं? नोएडा का आईपीएस अधिकारी हूं। जिसके बाद फर्जी साहब बिना पैसे दिए वहां से 9-2-11 हो गए। लेकिन दुकानदार ने आओ देखा ना ताओ तुरंत पास की पुलिस चौकी को फोन घुमा दिया। सूचना मिलते ही उप निरीक्षक आर्यन शर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो नजारा देखने लायक था। आरोपी युवक असली पुलिस को देखते ही भड़क गया। उसने पुलिस टीम को ही आड़े हाथों लेते हुए कड़क आवाज में पूछा, मुझे देखकर तुम लोगों ने सैल्यूट क्यों नहीं मारा? और तुम लोगों की पुलिस कैंप कहाँ का है? शुरुआत में तो असली पुलिस वाले भी इस तेवर को देखकर थोड़ा झिझक गए कि कहीं सच में कोई बड़े ओहदे का साहब नाराज ना हो जाएं। लेकिन कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। युवक के हाव भाव और बात करने के अजीब तरीके को देखकर दरोगा जी को गहरा शक हुआ। पुलिस टीम ने जैसे ही कहा, साहब थोड़ा अपना आई कार्ड दिखा दीजिए, वैसे ही कथित आईपीएस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह आईडी दिखाने के बजाय उल्टा पुलिस वालों के ही नाम पते पूछने लगा और नौकरी से सस्पेंड करने की धमकी देने लगा। हालांकि आरोपी बाद में आईडी दिखाएगा कहकर किसी तरह वहां से खिसक गया। लेकिन इस पूरे ड्रामे का किसी ने मोबाइल से वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही लखनऊ पुलिस एक्टिव हुई और इस बहरूपिये की तलाश शुरू कर दी। कहते हैं कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर हो, अपनी आदत से बाज नहीं आता। 15 जून को पुलिस को फिर सूचना मिली कि वही कथित आईपीएस साहब गोल मार्केट में उसी बीरू गुप्ता की दुकान पर दोबारा बंद मक्खन के पैसे को लेकर बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। इस बार पुलिस ने कोई ढिलाई नहीं की। मौके पर पहुंची महानगर पुलिस ने आरोपी को कॉलर से पकड़ा और सीधे थाने ले आई। थाने के लॉकअप की हवा लगते ही नोएडा के आईपीएस की सारी हैकड़ी धरी की धरी रह गई। खाकी के कड़े तेवर के आगे उसने हाथ जोड़कर अपना असली सच उगल दिया। महानगर थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा ने बताया कि पकड़े गए आरोपी का असली नाम मिथिलेश शुक्ला है, जो लखनऊ के मड़ियाव थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वह किसी पुलिस सेवा में नहीं है, बल्कि नोएडा के एक प्राइवेट कंपनी में मामूली अकाउंट एजुकेटिव के पद पर काम करता है। मिथिलेश शुक्ला ने कबूला कि वह केवल लोगों पर रौब जमाने, दुकानदारों से मुफ्त में खाने पीने और पुलिस वालों पर धौंस जमाने के लिए फर्जी आईपीएस अधिकारी बनता था। पुलिस ने जांच में पाया कि आरोपी ने झूठी पहचान बताकर न केवल कानून का मजाक उड़ाया, बल्कि पुलिस कर्मियों को धमकाकर सरकारी कार्य में बाधा भी डाली। जहां महानगर पुलिस ने आरोपी मिथिलेश शुक्ला के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी और सरकारी कर्मचारी को डराने धमकाने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बाद में उसे स्थानीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जज साहब ने उसे सीधे जेल भेज दिया। अब लखनऊ पुलिस इस बात की भी तफ्तीश कर रही है कि इस फर्जी रसूख
के दम पर इस शातिर दिमाग ने अब तक और कितने लोगों को चूना लगाया है। तो देखा आपने, इसे कहते हैं सस्ता शौक और भारी नुकसान। महज 40 रुपए की चाय, बंद मक्खन का बिल बचाने के चक्कर में मिथिलेश बाबू ने ऐसा आईपीएस का चोला ओढ़ा कि अब असली पुलिस ने उन्हें वो सलूट मारा जिसकी गूंज सीधी जेल की सलाखों के पीछे सुनाई दे रही है। ये मामला उन सभी के लिए एक कड़ा सबब है जो फर्जी रसूख और धोखाधड़ी हैकड़ी के दम पर कानून और आम जनता को अपनी जेब में रखने की भूल करते हैं। फिलहाल फर्जी साहब जेल के मेन्यू का लुत्फ उठा रहे हैं। तो देखा आपने, आज खबरें अब तक में हमने राजनीति के बड़े बड़े दंगलों से लेकर लखनऊ की सड़कों पर हुए हाई वोल्टेज ड्रामे को भी देखा, जहां महज 40 रुपए की चाय और बन मक्खन का बिल बचाने के लिए मिथिलेश बाबू फर्जी आईएएस बन जाते हैं। साफ है कि चाहे राजनीति का अखाड़ा हो, आस्था का दरबार हो या फिर कानून की व्यवस्था, जालसाजी, हैकड़ी और तिगड़मबाजी करने वालों का हिसाब जनता और कानून मिलकर चुकता कर ही देते हैं। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और नई खबरें और उनके पीछे छिपे बड़े सच के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।